केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थ्री पॉइंट्स को मैं आपको डिस्कस करूंगा इसमें। अभी फिलहाल इस लेक्चर में एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉन्डिंग के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। दूसरा आपके लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी थ्योरी के बारे में पढ़ाऊंगा। और थर्ड आपके लिए टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जब इस लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे तो बॉन्डिंग के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। बॉन्डिंग कैसे होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी थ्योरी आपको बताएंगे बॉन्डिंग का क्या है, और फाइनली लास्ट में जब आपको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में तो आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या है। तो सबसे पहले बॉन्डिंग के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। देखिए, एक एटम हम लोगों के पास अवेलेबल है, और जो एटम हम लोगों के पास अवेलेबल है उसमें टू मेजर प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी तो एटम में यह है कि एटम हाई एनर्जी सिस्टम है, और जो हाई एनर्जी सिस्टम होते हैं वो अनस्टेबल बिहेवियर को शो करता है। इसलिए टेंडेंसी क्या होता है एटम का? एटम का टेंडेंसी होता है कि वो अपनी एनर्जी को लो करे और एनर्जी को लो करने के बाद वो एक स्टेबल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए। कोई भी एटम अपनी हाई एनर्जी के लिए लो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, और कोई भी एटम अनस्टेबल सिस्टम से स्टेबल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, सबसे पहले बॉन्डिंग में इसी के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। अभी जो आपको डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आपको बताएंगे जो एटम हम लोगों के पास अवेलेबल है वो एटम हाई एनर्जी सिस्टम है, और जितने भी हाई एनर्जी सिस्टम को हम लोग स्टडी किए हैं वो सभी हाई एनर्जी सिस्टम अनस्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और सभी हाई एनर्जी सिस्टम की टेंडेंसी होती है कि वो लो एनर्जी सिस्टम में कन्वर्ट होना चाहते हैं और स्टेबल फॉर्म में ट्रांसफर भी होना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए ये जो हमारे पास एटम है उसे या तो अपने सिमिलर किसी एटम से कनेक्ट होना होगा, या फिर ये अपने से डिफर एटम के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। अगर ये सिमिलर एटम से कनेक्ट होता है तो सिमिलर एटम से कनेक्ट होने पर क्या होगा, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज होगा। इन दोनों एटम के मिड में इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज होगा, इन दोनों एटम के मिड में भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज होगा, और जैसे एटम के मिड इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज होती है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज से क्या होता है, एक तो उनकी एनर्जी लो हो जाती है, और जैसे उनका लो एनर्जी होता है तो उनमें जो फोर्स होती है वो जनरेट हो जाते हैं, और ये फोर्स क्या करते हैं, ये फोर्स इन एटम्स को आपस में कमिट करते हैं। ये फोर्स इन एटम्स को आपस में कमिट करते हैं, और आपको बताना है जब इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज के बाद फोर्स जनरेट होती है, और फोर्स जनरेट होने के बाद ये फोर्स आपस में एटम को कमिट करते हैं, जिससे एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिससे एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस के लिए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें किसी भी एटम के लिए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें किसी भी एटम के लिए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। और जब किसी एटम को आपको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप उसे सिमिलर एटम से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसे सिमिलर एटम से कनेक्ट करते हैं तब भी उसके मिड में इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज होगा। दूसरा, हम लोग उसे डिफरेंट एटम से इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं या मिक्स कर सकते हैं, और आपको बताना है फिर भी इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज होगा। और जब भी एटम आपस में कनेक्ट होते हैं, चाहे तो सिंगल टाइप के एटम आपस में कनेक्ट हो, चाहे डिफरेंट टाइप के एटम आपस में कनेक्ट हो, जब दोनों एटम आपस में कनेक्ट होते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनके मिड इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज होता है। और जब भी एटम के मिड इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज होता है तो इनमें फोर्स जनरेट कर देता है, जिन फोर्स से ये एटम आपस में कमिट हो जाते हैं।
और जैसे एटम आपस में कमिट होते हैं तो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे H2 में कन्वर्ट हो जाएगा H, HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला HCl से इलेक्ट्रॉन के बाद। और आपको बताना जो मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ते हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो लो होती है, और जितने भी मॉलिक्यूल्स को हम लोग स्टडी करते हैं लो एनर्जी की वजह से उनका जो बिहेवियर होता है वो स्टेबल टाइप का होता है। तो पहला क्वेश्चन, बॉन्डिंग क्यों कंपलसरी है? बॉन्डिंग इसलिए कंपलसरी है, कोई भी एटम जो अनस्टेबल फॉर्म को शो करता है जिसकी एनर्जी हाई होती है, कोई भी एटम जो अनस्टेबल फॉर्म को शो करता है और जिसकी एनर्जी हाई होती है, अगर वो स्टेबल फॉर्म में ट्रांसफर करना चाहता है अपने आप को या फिर अपनी एनर्जी को लो करना चाहता है तो वो अपने सिमिलर या किसी डिफर एटम से कमिट हो सकता है। और जब कोई एटम अपने सिमिलर या डिफर एटम से कमिट होता है तो ऐसी कंडीशन में उससे मेड इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज होती है, और इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज के बाद वो बॉन्ड बनाता है। मेरे कहने का मीन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वान डेर वाल फोर्स, इस टाइप के फोर्सेस में जनरेट हो जाते हैं। इन फोर्स के जनरेट होने के बाद ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। मॉलिक्यूल लो एनर्जी सिस्टम्स हैं जो कि स्टेबल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपको बताना है प्रत्येक एटम मॉलिक्यूल में ही कन्वर्ट होना चाहता है और ऐसा बॉन्डिंग से ही पॉसिबल है। देखिए एक सिंपल एनर्जी कर्व मैं आपको बता रहा हूं। ये एटम का डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, एटॉमिक डिस्टेंस है, और ये उनका एनर्जी लेवल है। ये दो एटम हमारे पास थे, मैंने इन्हें नियरेस्ट किया है, थर्ड स्टेप में मैंने इन्हें नियरेस्ट किया है, फोर्थ स्टेप में मैंने यहां पर हम लोग एनर्जी का टेस्ट करेंगे तो लाइन जो है एनर्जी लाइन के पहले होती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आपके एटम एक दूसरे के नियरेस्ट होते जाएंगे ये जो एनर्जी लाइन है वो डिक्रीज होती जाएगी नीचे की ओर स्लोप। इस टाइप से इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है पास लाएंगे तो पास लाने से क्या होगा, उनसे एनर्जी इमिट होगी, उनसे एनर्जी इमिट होगी, और जितना ज्यादा एनर्जी इमिट होगा ना बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम पर्टिकुलर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो आप देखिएगा हाइड्रोजन के दो एटम को अगर आपस में ऐड करते हैं और हाइड्रोजन के दो एटम को आपस में ऐड करने के बाद अगर H2 का फॉर्मेशन कर देते हैं तो हाइड्रोजन के दो एटम को आपस में ऐड करने के बाद अगर आप H2 का फॉर्मेशन करते हैं तो यहां पर 435.5 किलो जूल पर मोल इससे एनर्जी निकलती है। एक मॉलिक्यूल के बनने में इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि फॉर्मेशन हीट है, इसलिए इसे ऑलवेज डेल्टा HF से हम लोग शो करते हैं। डेल्टा HF इक्वल टू माइनस 435.5 किलो जूल पर मोल। तो इससे कंफर्म हो गया है कि अगर कोई आपका एटम किसी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना चाहता है तो कोई भी एटम जो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना चाहेगा तो उसे एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ेगा, और एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए उसके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो उसके पास ये होगा कि वो अपने सिमिलर एटम से कमिट हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या होगा, वो अपने से डिफर एटम से कमिट हो सकता है। लेकिन चाहे सिमिलर एटम से कमिट हो चाहे डिफर एटम से कमिट हो, आपको बताना इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज तो करना ही पड़ेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज होगा तो फोर्स जनरेट होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और फोर्स जनरेट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा,
अट्रैक्शन होगा या वंडरवाल फोर्स आएंगे, और फोर्स जब आएंगे तो क्या होगा, एटम आपस में कमिट हो जाएंगे, और जैसे एटम आपस में कमिट होंगे तो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है कि सभी मॉलिक्यूल्स लो एनर्जी सिस्टम होते हैं और उनका क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है। इसलिए कोई भी एटम ऑलवेज ये चाहता है कि वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए ताकि अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में ट्रांसफर हो जाए। कुछ पूछना किसी को बताइए सर। माइनस में माइनस के लगाया था बेटे, ये पहले ही पढ़ाया था। यहाँ पर हीट निकल रही है रिएक्शन में, हीट निकलने से मेरा मीन्स है कि सिस्टम में कम हो रही है। सिस्टम है ना हमारा, ये तो आपको तो मिल रही है, मैंने लिखा आपको मिली है, प्लस आपको जो गेन हुई है सिस्टम में क्या हुई है, सिस्टम में डिक्रीज हुई है, क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होगी तो सिस्टम में माइनस होगी, यहाँ माइनस होगी तो सिस्टम में प्लस होगी, उल्टी होती है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी में आपको डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, देखिए जब हम लोग बॉन्डिंग को स्टडी करेंगे तो बॉन्डिंग को स्टडी करते समय कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और वो सारे रूल्स जो होंगे या जो लॉ होंगे वो सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के लॉ होंगे। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बॉन्डिंग को कर पाएंगे। अगर इन लॉ को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो बॉन्डिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो क्या क्या कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के, मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखिए जैसे पहला कंसेप्ट क्या है, ये हमारे पास कोई एटम है, सोडियम की बात हम लोग कर लेते हैं, 11 हमारे पास है, 281 हम लोग इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे ही बेटे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, 281 है। देखो वैलेंसी का कंसेप्ट है सबसे पहला कि जब भी कोई एटम केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जब भी कोई एटम केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो ऑलवेज उस एटम की आउटर सेल ही एक्टिव होती है, उस एटम की आउटर सेल ही एक्टिव होती है। और आपको बताना है जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज होगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज होगा वो ऑलवेज आउटर सेल से होने वाला है। और जब इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज आउटर सेल से होता है तो बेटे हम लोग इसे ऑलवेज वैलेंसी सेल बोलते हैं, ऑलवेज वैलेंसी सेल हम लोग इसे बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा इस प्रोसेस के अंदर उसे हम लोग ऑलवेज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये दिया गया है कि जो भी एटम केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, जो भी एटम केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में आते समय वो ऑलवेज क्या करेगा, अपने आउटर सेल का यूज करेगा। जब भी कोई एटम केमिकल बॉन्डिंग में आएगा तो केमिकल बॉन्डिंग में आते समय वो ऑलवेज अपने आउटर सेल का यूज करेगा। उसके आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑलवेज हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और जो सेल हम लोग के पास होगा उसे हम लोग वैलेंसी सेल बोलेंगे, उसे हम लोग वैलेंसी सेल बोलेंगे। दूसरा आपको बताना है जितने भी इनसाइड सेल होते हैं, ये वाले सेल, फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, सेकंड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास है। ये इलेक्ट्रॉन कभी भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग क्लोड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, CROD, क्लोड इलेक्ट्रॉन हम लोग इसे बोलते हैं। तो आपको बताना है किसी भी एटम में 2 तरह की इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होती है। एक तो ऐसी इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकती है जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। जो इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है उस इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और दूसरा ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हो सकते हैं, एटम में हो सकते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑलवेज क्लोड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोड इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं। या फिर हम लोग इन्हें एक्टिव इलेक्ट्रॉन या फिर नॉन एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, थर्ड पॉइंट इसका ये है, देखिए आपके पास हाइड्रोजन होगा और आपके पास हीलियम होगा। हाइड्रोजन हीलियम की प्रॉपर्टी ये होती है बेटे कि उनके पास केवल एक ही सेल होता है, और जिन एटम के पास एक सेल होता है वो अपने उस सेल में
नंबर्स ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं भाई। फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम की टेंडेंसी क्या होगी? हाइड्रोजन हीलियम की टेंडेंसी होगी कि वो अपने आउटर सेल में ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करेंगे। हाइड्रोजन और हीलियम की टेंडेंसी होगी कि वो अपने आउटर सेल में ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करेंगे। अदर जो एलिमेंट्स आपके पास बचेंगे वो अपने आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी एलिमेंट्स के आउटर सेल में हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको नहीं करने हैं। हाइड्रोजन हीलियम जब आपको मिलेगा तो उसके आउटर सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन करना है। सर आपको पूछ सकते हैं कि इसके में 2 क्यों हो सकते हैं? तो आपको बताना है सर इनके पास सेल ही एक है और फर्स्ट सेल जो होती है उसमें ऑलवेज कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आ सकता है। फोर्थ आपको बताना है, अगर किसी एलिमेंट्स के पास आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 2,8 हो जाएगा, या तो 2 हो जाएंगे या फिर 8 हो जाएंगे। 2,8 जब हो जाएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इसे बोलते हैं जब किसी एलिमेंट्स के पास इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जब किसी एलिमेंट्स के पास इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसकी बॉन्डिंग प्रोसेस क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे और वो स्टेबल फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मीन से है, कोई भी एलिमेंट्स कब तक केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा? तो आपको बताना है जब तक कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देगा। तो क्या टेंडेंसी होगी एलिमेंट्स की? एलिमेंट्स की टेंडेंसी होगी कि वो अपने आउटर सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन करने चाहेगा या फिर 8 इलेक्ट्रॉन करने चाहेगा। 2 या 8 कौन से करने चाहेंगे? तो हाइड्रोजन और हीलियम करने चाहेंगे। हाइड्रोजन और हीलियम करने चाहेंगे। फिफ्थ सर आपको बताना है, 2 एटम हमारे पास है, ये 2 एटम हमारे पास है और ये 2 एटम हमारे पास है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज जो होता है वो कितने टाइप से पॉसिबल है? 2 एटम अगर पास पास आएंगे तो 2 एटम के पास पास आने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज की फिनोमेना है वो कितने टाइप से पॉसिबल है? तो आपको बताना है 2 एटम के बीच इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज जो है वो 3 टाइप से पॉसिबल है। जैसे क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,8 बना है, मान लीजिएगा आप। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,8,7 है। ये भी चाह रहा है कि इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 हो जाए और ये भी चाह रहा है इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 हो जाए। ये अपने से इलेक्ट्रॉन के लिए इसको ट्रांसफर कर दे तो इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 हो जाएगा, इसके आउटर सेल में ऑलमोस्ट 8 हो जाएगा ऑलरेडी पहले से। ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर एक एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे एटम को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, अगर एक एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए और दूसरे को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो वो सेल्फ में तो पॉजिटिव होता है और जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। आपको बताना है इस प्रोसेस को गिव एंड टेक प्रोसेस कहते हैं। गिव एंड टेक प्रोसेस ये कब होने वाला है? ये प्रोसेस तभी होने वाला है बॉन्डिंग में जब आपके पास एक कंपोनेंट्स या एक एटम मेटल होगी और दूसरी एटम क्या होगी? नॉन मेटल होगी। एक एटम मेटल होगी और दूसरी क्या होगी? नॉन मेटल। जैसे NaCl को आप समझ सकते हैं इससे, ये Na मेरे पास है 287 281 और ये Cl मेरे पास है 287। Na अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे Cl के लिए, इसके 8 हो जाएंगे, इसके 8 हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो कैसा प्रोसेस है ये? गिव एंड टेक प्रोसेस है। कैसा है? गिव एंड टेक प्रोसेस है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास नॉन मेटल आपस में मिक्सअप करते हैं, सपोज कीजिएगा हाइड्रोजन आपके पास आए 2, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ना तो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है तो 2 करना है इसके लिए, ना इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। अगर कोई एलिमेंट्स या कोई एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की कंडीशन में नहीं होता है तो उसके पास सेकेंडरी ऑप्शन होता है कि वो शेयर करे। सेकेंडरी ऑप्शन होता है वो शेयर करे
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दोनों एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकते हैं। अगर दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का शेयर करने के बाद क्या होगा, ऐसे बॉन्ड्स के लिए हम लोग बोलते हैं शेयरिंग बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं, शेयरिंग बॉन्ड हम लोग बोल सकते हैं। और आपको बताना है ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास अवेलेबल है वो इधर भी काउंट होने वाला है और इधर भी काउंट होने वाला है। आप बताएंगे ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन बताएगा, ये भी अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन बताएगा, लेकिन दोनों के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मीन्स क्या है, ना तेरे 2 हैं ना मेरे 2 हैं, दोनों के 2 हैं। इट्स मीन्स जो पेयर हम लोग के पास आया है वो पेयर दोनों तरफ काउंट होने वाला है। पहला वाला हाइड्रोजन भी काउंट करेगा उसके लिए और दूसरा वाला हाइड्रोजन भी काउंट करने वाला है। फोर्थ आपको बताना है सर, थर्ड टाइप का। कभी कभी क्या होगा, जैसे हमारे पास शेयरिंग हुआ और शेयरिंग करने के बाद ए के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 हो गया और बी के पास जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 6 ही रहा शेयरिंग करने के बाद। जिनके पास शेयरिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 हो जाएगा और कुछ के पास क्या होगा, शेयरिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 ही रहेगा। तो कभी कभी क्या होगा, ये वाला एटम इस वाले एटम के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करेगा, लेकिन ट्रांसफर एक रूल के अकॉर्डिंग होगा। ए जब बी को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा ना, तो ए बी को जब इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो वो बताएगा कि जब भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट मेरे को होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको तुरंत वापस करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मेरा है, एक ऑप्शनल वे में आपको प्रोवाइड की जा रहा है, भाई ऑप्शनल अरेंजमेंट की जा रही है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए हैं तो आप मेरे से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं, लेकिन जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी इसकी काउंटिंग भी मेरी तरफ होने वाली है और जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं इसको कभी भी आपसे वापस कर सकता हूं। ऐसे बॉन्ड्स के लिए हम लोग बोलते हैं पेयर डोनेशन प्रोसेस बॉन्ड्स। पेयर डोनेशन होगा इसके अंदर। तो 3 तरह से हम लोग शेयरिंग कराएंगे, 3 तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज कराएंगे। एक तो गिव एंड टेक प्रोसेस से हम लोग करा सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से हम लोग करा सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। और तीसरा हम लोग जो है पेयर डोनेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पेयर डोनेशन कर सकते हैं। इन सब लोगों के लिए आपको फॉलो करना होगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, जो एटम केमिकल बॉन्डिंग में आएगा वो एटम अपने आउटर सेल का यूज करने वाला है। जो एटम केमिकल बॉन्डिंग में आएगा वो अपने आउटर सेल का यूज करने वाला है। उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगी उसे हम लोग बोलेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और आपको बताना है उस सेल को हम लोग बोलेंगे वैलेंसी सेल। दूसरा मैंने आपको बताया है हाइड्रोजन हीलियम की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज अपने आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन के नंबर को 8 करने का प्रयास करते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया है जब किसी एलिमेंट्स के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 2,8 हो जाएगा, जब किसी एलिमेंट्स के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 2,8 हो जाएगा तो उसे इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। चौथा मैंने आपको बताया है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उन्हें क्लोड इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं। और पांचवा मैंने आपको बताया है अगर एलिमेंट्स आपस में पास पास आते हैं या एटम पास पास आते हैं तो एटम के पास पास आने से क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज होती है। और इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज 3 टाइप से पॉसिबल हो सकती है। एक तो इलेक्ट्रॉन गिव एंड टेक कर सकता है एटम इलेक्ट्रॉन के लिए, एक शेयरिंग कर सकता है और एक पेयर डोनेशन कर सकता है। समझ में आ रहा है, सही पढ़ा ना? टाइप ऑफ बॉन्ड आपको पढ़ाएगा, टाइप ऑफ बॉन्ड। तो यहां पर जो हम आपको डिस्कस करेंगे, एक तो आपको आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड आपको डिस्कस करेंगे। दूसरा हम आपको डिस्कस करेंगे इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स।
तीसरा हम आपको डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, और चौथा आपको डिस्कस करेंगे मेटेलिक बॉन्ड्स, और पांचवा आपको डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो पहला जो बॉन्ड हम लोग के पास है वो आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। दूसरा जो बॉन्ड हम लोग के पास है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। तीसरा बॉन्ड जो हम लोग के पास है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। फोर्थ बॉन्ड जो हम लोग के पास है वो मेटेलिक बॉन्ड है, और फिफ्थ बॉन्ड जो हम लोग के पास है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो सबसे पहले बॉन्ड पे डिस्कस करेंगे हम लोग आपके लिए आयनिक बॉन्ड्स आपको पढ़ाएंगे। आयनिक बॉन्ड्स के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होती है, ये जो कंसेप्ट मैं आपको डिस्कस करूंगा ये लुईस क्वार्ट्ज का कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट दिया गया था मेटल प्लस नॉन मेटल बॉन्डिंग के लिए। यानी इस कंसेप्ट में आपको पढ़ाएंगे कोई भी मेटल किसी नॉन मेटल से कमिट कैसे हो सकता है, उसके कमिट होने का क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा। अभी मैं इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। कंसेप्ट ये था कि कोई मेटल हम लोगों के पास अवेलेबल है, और जो मेटल हम लोगों के पास अवेलेबल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। एक नॉन मेटल हम लोगों के पास अवेलेबल है क्लोरीन, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 287 है। आपको बताना है जो Na हम लोगों के पास अवेलेबल है, अगर ये अपने आउटर सेल से इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और Cl इसे गेन करे, कंडीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, Na पॉजिटिव हो जाएगा 2,8 और Cl नेगेटिव हो जाएगा 2,8,8। मैंने आपको बताया आयंस बना है ये, लेकिन आपने मेरे को बताया कि सर इसमें अट्रैक्शन जनरेट नहीं हो रही है। मैंने आपको बताया अट्रैक्शन जनरेट नहीं हो रहा है, तो आप इन आयंस को पास पास लाइएगा। आपने बताया सर मैंने पास भी किया है, अब भी अट्रैक्शन जनरेट नहीं हो रहा है। मैंने कहा थोड़ा और पास कीजिएगा। आपने बताया सर और पास भी किया तब भी जनरेट नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया और पास कीजिएगा। आपने कहा अब भी जनरेट नहीं हो रहा है, और पास कीजिएगा। आपने कहा अब भी जनरेट नहीं हो रहा है। आपने जब बहुत पास किया तो इसमें अट्रैक्शन जनरेट हो गया। देखिए पास लाने से हमें एडवांटेज क्या हुआ, इन आयन को पास लाने से एडवांटेज ये हुआ कि जब ये आयन पास पास आए, नियरेस्ट आए, तो नियरेस्ट आने से क्या हुआ, इन्होंने एनर्जी को रिलीज किया। और कोई भी सिस्टम जितनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा वो उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन में चला जाएगा। मेरे कहने का मीन्स आपको यह है, यहां से जो आपने इलेक्ट्रॉन पास पास किया है, यहां से जो पास पास किया है, दोनों को पास पास लाने पर आपने जो एनर्जी निकाला है ना, उस एनर्जी की वजह से ही अट्रैक्शन बना है, और इसी अट्रैक्शन की वजह से आयन आपस में कमिट हुए हैं। और जब आयन अट्रैक्शन से कमिट होते हैं ना, तो ऐसी बॉन्ड्स के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। तो सर पूछेंगे आपसे आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो आप बताएंगे सर कोई मेटल अगर हमारे पास अवेलेबल है और वो मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है कोई नॉन मेटल तो नेगेटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब पास पास आते हैं
तो पास पास आने पर क्या होगा, उनमें अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा, और जो अट्रैक्शन जनरेट होगा वो आयनिक मूवमेंट को क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। और जैसे आयनिक मूवमेंट स्टेबल होगा तो क्या कहलाएगा फिर, आयनिक बॉन्ड्स। तो जो अट्रैक्शन आयंस को आपस में कमिट कर देगा, जोड़ देगा, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बोलने